राधे राधे। एक बार फिर राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो यहाँ पर हम ALP और टेक्नीशियन के लिए हम स्टडी कर रहे हैं मुख्यतः, साथ में हमारी DRDO के अंदर जो थ्योरी का पोर्शन है उसके की चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ से हम जो हमारी ALP का पोर्शन है उसको अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। अब देखो हमने जो पिछली वाली क्लास में है वहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा था, मैग्नेट यानी चुंबक के बारे में पढ़ा था कि चुंबक होती क्या है। साथ में हमने ये देखा था कि चुंबक कितने प्रकार की हो सकती है और साथ में किस प्रकार से वो पाई जाती है। अब देखो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम मुख्यतः किसको देखने वाले हैं, मैग्नेट के गुण। जो आपकी चुंबक है उसमें मुख्यतः क्या क्या गुणधर्म पाए जाते हैं कि जो ये पदार्थ होता है ये चुंबक कैसे किस तरीके की वजह से डेवलप हुई। अब देखो इसके गुणधर्म देखने वाले हैं। सबसे पहली जो आज की हेडिंग रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है चुंबक के गुण धर्म। अब देखो इनको लिखने से पहले एक बार समझो। देखो मैग्नेट सबसे पहली चीज रहेगी आपकी, जो मैग्नेट पदार्थ होता है, चुंबक जो होती है उसमें कितने ध्रुव होते हैं। हमेशा जो आपकी चुंबक है उसके अंदर कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। कितने होंगे, 2 ध्रुव होंगे। अब देखो 2 ध्रुव कैसे निर्मित हो रहे हैं। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी के अंदर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है उसी प्रकार मैग्नेट, प्रत्येक जो मैग्नेट होगी उसमें कितने ध्रुव होंगे, 2 ध्रुव होते हैं। जो उत्तर की तरफ रहता है उसे कौन सा ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की तरफ होता है उसे क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव। कि सर कैसे होता है, देखो कहने का मतलब जब आप कोई चुंबक लोगे, जैसे यही कोई मैग्नेट थी, क्या है आपकी, ये कोई मैग्नेट है। इस मैग्नेट को मैं एक धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाता हूं। जैसे मैंने ये धागा लिया और इस धागे से मैंने इसको क्या कर दिया, मैग्नेट को बांध दिया है, तो थोड़ी देर तो ये क्या करेगी, हिले डुलेगी। उसके पश्चात एक निश्चित बिंदु पर आकर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाती है या रुक जाएगी। तो जो सिरा उत्तर की तरफ होगा वो कौन सा सिरा कहलाता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे कौन सा बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो मैग्नेट के अंदर मुख्यतः पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि मैग्नेट के अंदर, चुंबक के अंदर मुख्यतः कितने ध्रुव पाए जाते हैं, 2 ध्रुव पाए जाते हैं। पहली चीज कवर हो गई। उनको क्या क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ या साउथ सिरे जिनको बोला जाता है। अब देखो दूसरी गुणधर्म हम यही देख रहे हैं कि जब एक चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, उसको किसी धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो हमेशा एक दिशा में आकर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाती है। स्थिर हो गई, उसकी वजह से जो सिरा उसका उत्तरी दिशा की ओर होगा उसे क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी होती है कि देखो चुंबक है आपका, मैग्नेट है, पूरा एक मटेरियल ठोस पदार्थ है, ये है। तो ये कहा जाता है कि चुंबक का जो सामर्थ्य है वो शक्ति है वो कहां पर ज्यादा होगी। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है जहां पर क्या होंगे, चुंबक के ध्रुव होंगे, वहां पर चुंबक का जो चुंबक के सामर्थ्य होता है, शक्ति सबसे ज्यादा कहां पर होगी, उनकी ध्रुवों पर होगी। किसी चीज को खींचने का गुण ही होता है। तो इसके जो ध्रुव होते हैं, जो सिरे होते हैं, वहां पर किसी चीज को चिपकाने की क्षमता क्या होती है, इनकी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल पे अगर देखना चाहो तो कभी लोहे का बुरादा लेना, ठीक है, और एक मैग्नेट उठा के देखना और मैग्नेट को उस लोहे के बुरादे के पास लेके जाना। आप देखोगे कि जो उसका सिरा है, मैग्नेट के जो सिरे हैं वहां पर लोहे के बुरादे क्या हो जाएंगे, ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा। और जो उसका मध्य भाग है, सिरा है, उन पर क्या रहेगा, थोड़ा बारीक बारीक सा कम सा वहां पर मटेरियल आपका लोहे का बुरादा चिपकेगा। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो चुंबक की सामर्थ्य और शक्ति की बात करते हैं वो हमेशा कहां पर ज्यादा रहती है, उसकी दोनों सिरों पर ज्यादा रहेगी। अर्थात ध्रुव पर उसकी चुंबक के सामर्थ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसके पश्चात जो उसका मध्य भाग होगा, चुंबक का जो मध्य भाग होता है, वहां पर मध्य चुंबक में जो भाग होता है वहां पर इसकी शक्ति का मान सबसे क्या होगा, कम होता है।
अर्थात यहाँ पर जो चुंबक होती है उसकी जो मैग्नेट मध्य स्थिति रहेगी वहां पर इसका जो चुंबक की शक्ति है वो सबसे क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। देखो जो चुंबक का सामर्थ्य है वो सबसे ज्यादा कहां पर रहता है, उसके ध्रुवों पर रहता है। किसी चीज को पकड़कर खींचने की लोहे की जो वस्तुएं होती है उनको कहां पर ज्यादा चिपकाने की कोशिश करती है, अपने सिरों पर यानी पोल्स पर, यानी कि ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। तो जो चुंबक की संपूर्ण शक्ति है वो कहां पर होती है, इसकी दोनों ध्रुवों पर होती है। क्लियर है। उसके पश्चात यदि ये कहा जाए कि चुंबक की सबसे कम शक्ति कहां होती है, तो चुंबक की सबसे कम शक्ति कहां मिलेगी आपको, उसके बीच में मिलेगी। मिड पॉइंट में मध्य जो भाग होता है वहां पर चुंबक की सामर्थ्य सबसे कम होती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको, यदि हम लोहे का बुरादा लेते हैं और वहां पर कोई मैग्नेट लेके जाते हैं तो लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा कहां चिपकता है, उसके सिरों पे, मध्य हिस्से पे सबसे कम चिपकने वाला है। अर्थात ध्रुवों पर उसका जो सामर्थ्य है वो सबसे ज्यादा होगा और मध्य भाग में उसका सामर्थ्य सबसे कम होता है। फिर देखो इसके बाद हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि सर ये बताओ कि दोनों जो ध्रुव होते हैं उनमें से किसकी सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है जब चुंबक के सिरों पर चुंबक की सामर्थ्य ज्यादा हो रहा है और मध्य भाग में चुंबक की सामर्थ्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि चुंबक के जो दोनों ध्रुव है उनमें से ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य क्या होती है, समान रहती है। जितना इसका होगा जितना ही इसका होता है। तो दोनों ध्रुवों का चुंबक की सामर्थ्य क्या रहता है, समान रहता है। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये भी, कि जो चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं उनमें ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है। क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया, ऑप्शन में दे दिया, एक कम एक ज्यादा, दोनों समान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा कि दोनों जो ध्रुव होते हैं उनका ध्रुव सामर्थ्य दोनों का क्या रहता है, समान रहता है। यहां तक क्लियर है। इसके पश्चात देखो, जैसे कोई मैग्नेट है, यही कोई मैग्नेट थी, इसका एक सिरा N हो गया, दूसरा सिरा मैंने क्या बना दिया, S बना दिया। अब यहां पर देखो मैं गलती से इसको किसी औजार से इसको ब्रेक कर देता हूं, टुकड़ा कर देता हूं, दो टुकड़े बना दिए। तो जैसे ही मैं इसका टुकड़ा बनाऊंगा तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अलग अलग क्या बन जाएंगे आपके। वापस जब टुकड़ा बनेगा, जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा तो कितने टुकड़े हो गए, इसके दो टुकड़े बन जाते हैं। कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े। ये N था और ये S था। ठीक है। तो चुंबक क्या करेगी, चुंबक में मैंने कहा स्टार्टिंग में पहला ही गुणधर्म बताया, प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव। तो इसके वापस ध्रुव जनरेट होंगे। इसका S है तो यहां पर कौन सा N और यहां पर कौन सा S, यानी कि विपरीत ध्रुव क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाते हैं। यदि मैं इनके और टुकड़े करता हूं, कितने कर दिए, दो दो टुकड़े और कर दिए, टोटल कितने टुकड़े हो गए, चार टुकड़े हो गए। ये आपके कितने टुकड़े हो गए, चुंबक के चार टुकड़े हो गए। ये N था, ये क्या था आपका S, ये क्या था आपका N, ये क्या था S। ठीक है। अब देखो यहां पर इनके जस्ट विपरीत ध्रुव ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाता है। ये चुंबक का विशेष गुण होता है कि जैसे ही उसके टुकड़े करोगे तो उसके विपरीत वापस क्या जनरेट हो जाएगा, उसमें ध्रुव जनरेट हो जाता है। यहां पर क्या होगा N, यहां पर क्या होगा S, यहां पर N, यहां पर S। कितनी चुंबक जनरेट हो चुकी है आपके पास, एक चुंबक के जितने टुकड़े करते चले जाएंगे, यदि हम चुंबक के टुकड़े करते हैं तो एक नया टुकड़ा अपने आप में क्या बन जाता है, चुंबक बन जाएगा। प्रत्येक अगर चुंबक के जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या बनती चली जाती है, वो चुंबक बनते चले जाते हैं। अर्थात इस चीज से हमें एक और चीज पता लगती है कि चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम अलग करने की कोशिश करते हैं तो एक नई चुंबक बन जाती है। तो एक विशेष गुण ये भी हुआ कि चुंबक के जब हम टुकड़े करते हैं तो एक नई चुंबक बनती है, बन जाएगी। उसी प्रकार साथ में ये भी ध्यान रखना है कि चुंबक के ध्रुवों को हम तोड़कर अलग नहीं कर सकते। ये नहीं है कि एक ध्रुव को अलग कर लिया जाए, दूसरे ध्रुव को अलग कर लिया जाए। जैसे उनको तोड़ेंगे तो वापस दो नए विपरीत ध्रुव क्या हो जाएंगे, चुंबक के टुकड़े में जनरेट हो जाते हैं। इसकी वजह से वो नई चुंबक का निर्माण कर लेते हैं। तो यहां से ये चीज भी क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो बोलो, इनमें कोई डाउट है, सारी चीजें क्लियर है एक एक चीज। अब देखो कि चुंबक पे इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है। दो प्रकार की चुंबक पढ़ी है हमने, एक तो स्थायी चुंबक पढ़ी है और दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने, अस्थायी चुंबक पढ़ी है। तो इनके बारे में और इन दोनों चुंबकों के मध्य में जो संबंध दिया था वो साइंटिस्ट कौन था,
ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हो। देखो मैंने पहले बताया है इस यूनिट के अंदर से केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा उठते हैं। दूसरी चीज यूनिटों से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पिक किए जाते हैं। जैसे अभी आ रहा है दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो आपकी स्थायी और अस्थायी चुंबक है उनके मध्य में जो संबंध दिया था उस साइंटिस्ट कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इनके मध्य में संबंध स्थापित किया। तो कौन था वो वैज्ञानिक? चुंबक के बारे में जो अध्ययन प्रदान किया गया वो किसके द्वारा प्रदान किया गया? आपके ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्थायी और अस्थायी चुंबक के मध्य जो संबंध स्थापित करता है के बारे में किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो कौन था वो वैज्ञानिक? आपका ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक रहा है। क्लियर है ये चीज भी? अब देखो कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, साथ में नोट्स एक साथ लिख लेना। देखो ये होती है आपकी परमानेंट स्थायी चुंबक। इस तरीके से मान लो कि इसके अंदर क्या है? परमानेंट है, ठोस पदार्थ रहने वाला है, ठीक है। ये कौन सी चुंबक है? आपकी स्थायी चुंबक है। देखो जिस बच्चे की जितनी अच्छी थ्योरी होगी वो उतना ही अच्छा क्वेश्चंस लगा पाएगा। मैं कई बार बोल चुका हूं। और मैग्नेट जो चुंबक की यूनिट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके किस किस यूनिट के लिए? जनरेटर के लिए, अल्टरनेटर के लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए, मोटर के लिए, सिंगल फेज, 3 फेज, जितनी भी प्रकार की आपकी मोटर्स है, क्योंकि सभी चुंबक की क्रियाओं पर निर्भर करने वाली है। तो जो जो चीजें यहां पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा वहां यूज करने वाले हैं। अब देखो एक दूसरी आपकी होती कौन सी चुंबक होती है? अस्थायी चुंबक। कैसे बनाते हैं? लोहे की छड़ को या जो पट्टी होती है, कोर होती है, उसको किसके ऊपर एक कुंडली लपेटी जाती है, ठीक है, और उसको क्या दी जाती है? आपकी सप्लाई प्रदान की जाती है, ठीक है। हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद वो किसका काम करती है? आपकी मैग्नेट बनने का काम करती है। तो ये कौन सी चुंबक होती है? आपकी अस्थायी चुंबक होती है। क्यों होती है मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि इसके जो चुंबकीय मान है वो स्थायी नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर से क्या विद्युत धारा का मान हटा लेंगे तो ये चुंबक क्या बन जाएगी? आपकी वापस लोहा क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? अस्थायी चुंबक कहा था। और इसके गुण वैसे के वैसे बने रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्थायी चुंबक बोला जाता है। अब देखो सेम डिट्टो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे हुए, इस तरीके की लैंग्वेज में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन था कि जब विद्युत चुंबक से विद्युत धारा, जब विद्युत चुंबक से चुंबकीय बल हटा लिया जाता है, पहला कंसेप्ट था कि जब विद्युत चुंबक से चुंबकीय बल हटा लिया जाता है तो क्या होता है। दूसरा था आपका इसी तरीके से स्टेटमेंट कि स्थायी चुंबक से चुंबकीय बल हटा लेने पर चुंबक क्या बनाए रखती है। देखो वहां ऑप्शन थे, यहां मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूं, केवल आपको दिया है दो चुंबक। आप जानते हो स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, दोनों में पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन आपका यही बन के आ गया कि जब विद्युत चुंबक से चुंबकीय बल हटा लिए जाते हैं तो वो क्या बनाए रखता है या नहीं बनाए रखता। दूसरी चीज था आपका कि जो स्थायी चुंबक है से चुंबकीय बल हटा लेने पर चुंबक पर क्या बनाए रखता है। तो यहां पर देखो आपको ये पता है अस्थायी चुंबक में जब चुंबकीय बल का मतलब क्या है? विद्युत धारा से ही तो होगा। चुंबकीय बल क्या है? विद्युत धारा ही तो प्रोवाइड करेगी उसको चुंबकीय बल। तो यहां पर जब हम विद्युत धारा को या चुंबकीय बल को हटा लेते हैं, यानी कि इसकी सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इसके चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं? खो देता है या नष्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जब विद्युत चुंबक से चुंबकीय बल हटा लिया जाता है तो उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है कि उसके अंदर से चुंबकीय बल क्या हो जाएंगे? जो गुण है वो क्या हो जाएंगे? उसके नष्ट हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। उसी प्रकार यहां पर स्थायी चुंबक है, यदि सपोज करो मैंने इसको चुंबकीय बल प्रोवाइड करवाया यहां से,
करवा दिया। स्थायी चुंबक को भी तो प्रोवाइड करवा सकता हूं। मैग्नेट के जो मैग्नेट है स्थायी चुंबक, उस पर भी मैंने कुंडली लपेट दी। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि वहां से उसका चुंबकीय बल क्या कर लेता हूं, हटा लेता हूं। जो इसके अंदर मैं धारा प्रवाहित कर रहा था उसको क्या कर रहा हूं, हटा लेता हूं। तो क्या होगा, ये अपने चुंबकीय बल खोएगा या बनाए रखेगा? क्योंकि इसके अंदर खुद की प्रॉपर्टी क्या है कि ये तो अपने गुणों को क्या रखेगा, स्थायी रखता है। तो दोनों क्वेश्चनों का अंतर समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम लैंग्वेज में छपे हुए हैं। ऐसे कैसे कि जब विद्युत चुंबक से चुंबकीय बल हटा लिए जाते हैं तो क्या होता है, तो वो चुंबक अपने चुंबकीय गुण क्या कर देगी, खो देगी या नष्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, यदि स्थायी चुंबक से हम चुंबकीय बल हटा लेते हैं तो उसके चुंबकीय बल क्या रहते हैं, बने रहते हैं, वैसे के वैसे बने रहेंगे, क्योंकि इसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि अपने गुणों को क्या करता है, स्थायी बनाकर रखता है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? किसी बच्चे को अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो बोलो। क्लियर है? प्योरली बेसिक से बता रहा हूं, एक जीरो स्टेज से चल रहे हैं अपन धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ आगे। देखो इसके बाद इसकी 2-3 प्रॉपर्टियां हो रही हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहां पर एक एक वर्ड को अच्छी तरह समझो, ताकि जब हमारे को आगे यूनिटों में जो वर्ड यूज हो तो हमें तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये क्यों बनाए जाते हैं और किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब देखो चुंबक में अभी बताएं कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। प्रत्येक ध्रुव अलग से पोर्शन रखने का दोनों ध्रुवों की समान सामर्थ्य होती है। अब देखो 2 कंडीशन होती है। क्या होती है? 2 कंडीशन होती है। 2 ध्रुव हैं आपके, दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा कि मैं 2 चुंबक है, अलग अलग 2 चुंबक है, ये एक चुंबक हो गई और ये बी चुंबक हो गई। अब देखो मैं इन दोनों चुंबकों को अपने पास लाता हूं। क्या करूंगा, मैं इस तरीके से लेके आ रहा हूं, दोनों ध्रुव, दोनों चुंबकों को लेके आ रहा हूं अपने पास। तो जैसे ही देखो यहां पर कौन सा ध्रुव है और यहां पर कौन सा है, ऐसे यानी दक्षिणी ध्रुव है, दोनों तरफ साउथ पोल्स है। तो दोनों तरफ समान ध्रुव होने की वजह से ये चुंबक क्या करेगी, एक दूसरे का क्या करेगी, अपोज करेगी। हम तो इनको पास लाएंगे और ये चुंबकों को एक दूसरे को क्या करती है, धकेलती है। यानी कि समान ध्रुवों में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना है जब भी चुंबक के समान ध्रुव लिए जाएंगे तो उनके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े, विद्युत क्षेत्र में चले जाएं, तो वहां पर जब हम प्लस प्लस को लाते हैं तब क्या होता है, जब हम 2 प्लस प्लस को एक साथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, चिंगारियां क्रिएट होती है। तो यही चीज रहेगी, समान ध्रुवों के अंदर क्या होगी, आपकी प्रतिकर्षण होता है। क्लियर है? और जो आपके, अगर मैं इस चुंबक के मैग्नेटों को बदल दूं, जैसे इधर क्या कर दूं S और इधर क्या कर दूं N, और इधर कौन सा सिरा कर दूं अब S और इधर क्या कर दूं N, तो ये क्या हो गए, आपके विपरीत ध्रुव हो गए, असमान ध्रुव हो गए। तो असमान ध्रुव आकर एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, यानी अट्रैक्शन लगता है। तो विपरीत ध्रुवों में हमेशा क्या होता है, विपरीत ध्रुवों में हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारे विपरीत ध्रुव हैं उन दोनों ध्रुवों के मध्य क्या होने वाला, आपका आकर्षण होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी कई बार पूछा जाता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करते हैं विपरीत ध्रुव, और जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी रिपल्सिव नेचर होता है, एक दूसरे को धकेलने का काम करते हैं। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, प्रतिकर्षण कहा जाता है। तो ये चीजें कवर हो चुकी है यहां तक, कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर है? अब देखो आपने पूरी लगभग मैंने जितने भी इसके गुणधर्म उनके बारे में स्टडी कर ली। अब एक गुणधर्म स्पेशल है जिसे बोलते हैं हम धारणशीलता। क्या बोलते हैं, धारणशीलता। तो मैग्नेट की धारणशीलता है क्या, चुंबक की धारणशीलता क्या है? देखो ये वस्तु के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी लागू होती है। हम कहते हैं कि इस बच्चे का माइंड अच्छा है, इस बच्चे का माइंड थोड़ा वीक है, जो मैं पढ़ाता हूं वो इसको अच्छी तरह समझ में आता है, इसको थोड़ा कम समझ में आता है। तो ये क्या हुई, उसकी एक तरीके से धारण करने की क्षमता हुई, किसी चीज को लेने की जो क्षमता है वही उसकी क्या कहलाएगी, धारणशीलता कहलाती है। तो देखो मैग्नेट की धारणशीलता क्या है, देखो धारणशीलता, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेन टीवीटी।
रेंटिटिविटी। अब यहां पर देखो, यहां पर हम देख रहे हैं धारणशीलता। धारणशीलता का मतलब है, देखो यहां पर दो वर्डों से मिलकर बना, धारण प्लस शीलता। तो मैग्नेट यानी कि किसी भी जो चुंबक होती है आपकी, उसको चुंबकीय गुणों को धारण करने की क्षमता, उसको लेने की जो क्षमता होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, आपकी धारणशीलता कहलाती है। देखो आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो आपकी स्थायी चुंबक होती है उसमें धारणशीलता का मान होता है कम या ज्यादा, या उच्च या निम्न। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो तब दे पाएंगे ना जब हम इसको समझते हो। अगर इसका बेसिक अर्थ हमें पता है कि वास्तव में धारणशीलता क्या है, तो हम आराम से आंसर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर बना पाओगे। तो धारणशीलता का मतलब क्या है, वो किसी पदार्थ के द्वारा किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेट पढ़ रहे हैं, चुंबक पढ़ रहे हैं, तो किसी पदार्थ का चुंबकीय गुणों को धारण करने की जो क्षमता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, धारणशीलता कहलाती है। क्लियर है। अब देखो धारणशीलता कैसे, जैसे ये परमानेंट मैग्नेट है, ये क्या है आपकी परमानेंट मैग्नेट है, स्थायी चुंबक है, और ये आपकी क्या हो गई, ये कौन सी आपकी अस्थायी चुंबक। अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि धारणशीलता का मतलब किसी चीज के चुंबकीय गुणों को धारण करने की क्षमता। तो यहां पर देखो चुंबकीय गुण किसमें स्थायी रूप से रहते हैं, स्थायी चुंबक के अंदर। इसके अंदर तो किसके चुंबकीय बल के कारण होते हैं। जैसे ही हम चुंबकीय बल को हटाएंगे तो इसके जो चुंबकीय गुण वापस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो किस चीज को चुंबकीय गुण धारण करने की क्षमता ज्यादा हो रही है यहाँ पर, स्थायी चुंबक, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय गुण क्या रहेंगे, धारण करने की ज्यादा क्षमता है। तुरंत जब धारण कर लिया तो इनको क्या करता है, भेजता नहीं है वापस, अपने अंदर ही समाहित रखता है। तो इस वजह से जो धारणशीलता होती है वो स्थायी चुंबक की क्या होती है, आपकी अधिक होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो स्थायी चुंबक होती है उसकी धारणशीलता का मान क्या होगा, अधिक होगा हमेशा, और जो आपकी अस्थायी चुंबक होती है उसकी धारणशीलता का मान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर जो आपकी धारणशीलता है, स्थायी चुंबक है, उसकी धारणशीलता का मान क्या होगा, उच्च होता है, और इसका क्या होगा, निम्न होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी स्थायी चुंबक है उसकी धारणशीलता का मान क्या होगा, उच्च होता है, और जो आपकी अस्थायी चुंबक है उसका चुंबक की धारणशीलता का मान क्या होता है, कम होता है। क्लियर है यहां तक? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है, सारी चीज क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब देखो आगे क्या हो गया। इसके पश्चात यहां तक आपके टोटल गुणधर्म हो गए। अब देखो इसके पश्चात हम देखने वाले हैं, आज क्या हो रहा है। अब इसके बाद में आएगा आपका विद्युत मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय अभिवाह या प्रवाह। देखो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय अभिवाह या प्रवाह को पढ़ने वाले हो आप, ठीक है। यहां पर कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या रहेगी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो दो फ्लक्स रहेंगे आपके, और अभी थोड़ी देर में आपका सारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, और एक होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। देखो दोनों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों की अधिकतर गलती होने के कारण ही यही है, क्योंकि आप अगर वहां पर प्रतिरोध पढ़ते हो तो यहां पर क्या पढ़ोगे, प्रतिष्ठम पढ़ोगे। चुंबक के अंदर क्या होता है, प्रतिष्ठम होता है। वहां पर फ्लक्स को, विद्युत धारा को बहने से रोकने वाला क्या कारक कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और जब यहां की बात करेंगे तो फ्लक्स को बहने से रोकने वाला कारक क्या कहलाएगा आपका, प्रतिष्ठम कहलाता है। एक एक चीज को हम अच्छी तरह डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आपका मैग्नेटिक
फ्लक्स, यानी चुंबकीय अभिवाह यानी प्रवाह। अब देखो कि वास्तव में चुंबकीय अभिवाह या प्रवाह या फ्लक्स है क्या चीज। तो देखो ये मैग्नेट है, क्या है, ये मैग्नेट है। जब कोई भी चुंबक लगी रहती है तो उसके चारों ओर क्या रहेगा, उसका प्रभाव रहता है या नहीं रहता है। तो इसके चारों ओर क्या रहता है, इसका अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। ये तो जानते हो ना चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकलती है। देखो एक प्रॉपर्टी है चुंबक की जो अभी भूल गए हम, कि जो चुंबकीय बल रेखा है वो हमेशा कहां से निकलेगी, चुंबक के बाहर, नोड से निकलती है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और एंटर कहां करती है, दक्षिणी ध्रुव के अंदर एंटर करती है। अगर इसको देखा जाए तो मैंने इस तरीके से बेसिकली बना दिया था। इसकी अगर मैग्नेट की बात करोगे तो इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, जैसे इसके अंदर से यहां से यूं एंटर करेगी। ये चुंबकीय बल रेखाओं का एक विशेष गुण होता है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर हमेशा कहां से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और किस में प्रवेश करेगी, दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करती है। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ये भी, कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकलती है और किस सिरे में प्रवेश करती है। तो कहां से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या करेगी, ये प्रवेश करती है। और अंदर चुंबक के अंदर इनकी दिशा कहां से कहां होती है, कहां से कहां की ओर होगी, एस से एन की ओर होगी, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। और यही एक कंफ्यूजन का सबसे बड़ा डाउट रहता है, क्योंकि एग्जामिनर अंदर पूछ रहा है या चुंबक के बाहर पूछ रहा है। अधिकतर हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में क्या करती है, एंटर करती है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में, बाहरी क्षेत्र में। और चुंबक के अंदर की बात कर ली जाए तो चुंबक की बल रेखाएं कहां से कहां निकलेगी, साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। क्लियर है ये। अब देखो ये चुंबकीय बल रेखाओं का क्षेत्र है। प्रत्येक चुंबक अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र बोलोगे। अब ठीक है, मैं यहां से आया, ठीक है, यहां से आ रहा हूं, जैसे ही मैं इसके इफेक्ट में आऊंगा तुरंत क्या होऊंगा, इसकी तरफ क्या होऊंगा, आकर्षित होऊंगा। ठीक लोहे की छड़ थी, मैं इस लोहे की छड़ को यहां तक लेके जा रहा हूं तब तक नॉर्मल जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं इसके इफेक्ट में आता हूं और तुरंत ये क्या करेगी, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहां पर इसका क्या क्षेत्र चालू हो जाता है, अपना खुद का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चालू होगा। तो जिसकी वजह से चुंबकीय वस्तुओं को क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी। तो ये जो क्षेत्र है किसी भी मैग्नेट का, उसके चारों ओर जो उसका खुद का क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और जिसके अंदर जितनी ये लाइनें होती है ना, ये लाइंस होती है, यही क्या कहलाती है, आपकी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। यानी कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में जितनी चुंबकीय रेखाएं होती है, ये क्या है, चुंबकीय रेखाएं तो है, किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है, मैग्नेट की वजह से उत्पन्न हो रही है। तो ये जितनी भी रेखाएं हैं उनकी जो संख्या होती है वही उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाता है। आ गई चीज समझ में, क्लियर है, कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र में जितनी भी प्रकार की क्या पाई जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं होगी, उनकी संख्या को ही क्या बोला जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, चुंबकीय फ्लक्स कहने का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, आपकी चुंबकीय अभिवाह या फ्लक्स कहलाती है। ये आपकी निम्मी भाषा का वर्ड है, अभिवाह, चुंबकीय अभिवाह, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। अब देखो जो आपका फ्लक्स होता है, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, उसको मुख्यतः किससे डिनोट करते हैं हम, फाई से। किससे डिनोट करेंगे, फाई से। और कभी कभार इसको इस तरीके से भी डिनोट कर लिया जाता है, फाई का मतलब तो क्या होता है, फ्लक्स, और मैग्नेट है इस वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, फाई एम भी कहा जाता है। तो इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आपका प्रतीक क्या होता है, फाई या फाई एम होता है। क्लियर है यहां तक। अब देखो पहली चीज तो ये आता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या था, क्लियर हो गया, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो दूसरा इससे संबंधित कुछ इकाइयां, जो आपकी चुंबकीय फ्लक्स है उसकी इकाई क्या होती है, एसआई पद्धति में, एसआई में इसकी इकाई क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई में इकाई क्या होती है, क्या होता है, वेबर। जो आपकी एसआई यूनिट है वो चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है, वेबर होती है। लेकिन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है एसआई यूनिट को,
पूछेगा तो आपको कौन सी यूनिट पूछेगा, सीजीएस यूनिट पूछता है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, क्या होता है, टेस्ला। वेरी गुड, बहुत आगे तक जाएंगे हम अगर इसी तरीके से पढ़ते रहे तो। ऐसा इकाई क्या है आपकी, वेबर, और सीजीएस इकाई होती है इसकी मैक्सवेल। इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि कितना का आता है हमें। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी यूनिट में रहेगा। अभी तो स्टार्ट हुई है यूनिट, अभी धीरे धीरे देखो इसका करिश्मा कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसकी ऐसा इकाई क्या होती है आपकी, वेबर, सीजीएस इकाई क्या होती है इसकी, मैक्सवेल। क्लियर है यहां पर। अब देखो इन दोनों में से बड़ी कौन सी यूनिट है। आपके एग्जाम में यह भी तो पूछा जा सकता है कि इनमें से छोटी इकाई कौन सी और बड़ी इकाई कौन सी है। तो वेबर क्या होती है आपकी, बड़ी होती है, और मैक्सवेल क्या होती है, छोटी होती है। और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, कितने होते हैं, 10 की पावर 8। प्रत्येक बच्चा याद करता है अच्छी तरह, क्योंकि एग्जामिनर अधिकतर क्या बताता है, एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, एक मैक्सवेल बराबर कितना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मैक्सवेल बराबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है। यदि एग्जाम के टाइम पे हमारा माइंड ऑफ प्रेजेंस हमारा साथ नहीं दे रहा तो हमारा डेफिनेट क्वेश्चन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो उस टाइम पे आपका जो माइंड है वो आपका साथ देना चाहिए। कंसेप्ट के साथ साथ हमारा एग्जाम में हमारा माइंड हमारे साथ होना चाहिए, तब जाकर हम मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हमें पता है एक वेबर बराबर कितना हुआ, 10 की घात 8 मैक्सवेल। तो एक मैक्सवेल बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, सॉरी इस तरीके से पूछ रहा है एक मैक्सवेल बराबर कितना वेबर होगा, यही पूछ रहा है ना आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से बना रहा हूं, एक वेबर बराबर 10 की घात 8 इंटू 1 मैक्सवेल। हम मैथ भी पढ़ते हैं तो हमें मैथ का थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए ना। लिख सकता हूं, कोई इफेक्ट हुआ क्या इस पे, नहीं ना। अब मैं एक मैक्सवेल को इधर रखूंगा और 10 की पावर 8 को क्या कर दूंगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेबर बराबर 10 की घात 8 बराबर 1 मैक्सवेल। हुआ यहां तक। अब यहां पर जब 10 की घात 8 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये यूनिट किस तरीके से बन जाएगी, 10 की घात -8 वेबर बराबर 1 मैक्सवेल। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है, 10 की घात -8 वेबर होता है। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक वेबर बराबर कितना होता है, 10 की घात 8 मैक्सवेल। उसी प्रकार एक मैक्सवेल बराबर कितना होगा, 10 की घात -8 वेबर। ये क्वेश्चन आपके टैक में और नॉन टैक दोनों में साइंस के रूप में आता है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन आजकल इसको अलग तरीके से मॉडिफाई भी कर दिया गया है। देखो इसको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कभी कभार आपके एग्जामों में कि जो एक वेबर होता है, मैक्सवेल को क्या बोला जाता है, मैंने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की संख्या को क्या बोल रहे हैं हम, चुंबकीय अभिवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हो। तो यहां पर जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, एजेस को क्या बोल सकता हूं मैं, लाइन भी तो कह सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, लाइन ही तो है, रेखाएं तो है। इंग्लिश में रेखाओं को क्या बोला जाता है, लाइन। तो यहां पर एक वेबर बराबर क्या होता है, 10 की घात 8 लाइन भी कहा जाता है इसको। और एक लाइन बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज 10 की घात -8 वेबर होता है। तो ये दोनों चीज भी आपको याद रखनी है, कभी कभार एग्जाम में इस तरीके से भी कंसेप्ट बनकर आ जाता है। तो ये था हमारा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय अभिवाह। चुंबकीय अभिवाह या चुंबकीय फ्लक्स किसे बोल रहे हो आप, कि जब कोई मैग्नेट होती है उसके चारों ओर उसका क्या होता है, अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं उन्हीं की संख्या को क्या बोल रहे हैं हम, अभी जो आपका चुंबकीय अभिभाव या फ्लक्स बोल रहे हैं, बोल रहे हो। साथ में दूसरी चीज क्या बोल रहा है, इसकी जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, फाई होता है या फाई एम होता है, ठीक है। साथ में दूसरी चीज होती है एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, मैक्सवेल होती है। यहां से हमने पता लगाया कि एक वेबर बराबर क्या होता है, 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। और या हम कह सकते हैं एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है, 10 की घात -8 वेबर होता है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ, देखो चुंबकीय फ्लक्स तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा हम किसके बारे में भी स्टडी कर ले, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे, साथ के साथ दोनों को हम देख लेते हैं। देखो एक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स। यहां पर किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, विद्युत की बात हो रही है। वहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेट की बात कर रहे हैं, चुंबक की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर तो समझ रहे हो ना। यहां पर क्या है आपका विद्युत धारा फ्लो होती है, वहां पर क्या फ्लो होगा? फ्लक्स फ्लो होगा। ध्यान रखना, दोनों में अंतर ध्यान रखना। यहां पर विद्युत फ्लक्स है और वहां पर कौन था आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स था। अब विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जो आपका आवेश होता है उसके चारों ओर जो क्षेत्र होगा, जैसे कि आपके पास क्या होता है? प्लस का सिरा होता है और एक क्या होता है? माइनस का होता है। तो विद्युत क्षेत्र में हमेशा ध्यान रखना जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कहां से निकलती है? इधर देखो क्वेश्चन की तरफ, कंसेप्ट यहीं से निकल के आएंगे। विद्युत फ्लक्स के अंदर अभी क्या पढ़ा था? पहले चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था और अब क्या देख रहे हो आप? विद्युत फ्लक्स देख रहे हो। विद्युत फ्लक्स में हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो विद्युत बल रेखा है वो कहां से निकलती है? प्लस से निकलकर किसके पास जाती है? माइनस के पास जाएगी। तो जितनी भी बल रेखा है वो प्लस से निकलेगी और किस पे जाएगी? केवल माइनस पे जाकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जबकि उसमें क्या रहता था? एक सर्किल बन जाता था, बनता था या नहीं बनता था? तो ये जो इसके अंदर है विद्युत फ्लक्स के अंदर, ये कहां से निकलेगी? प्लस से निकलेगी और माइनस पर जाकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना विद्युत फ्लक्स में जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा प्लस से प्रोड्यूस होती है और माइनस पर जाकर क्या हो जाती है? नेगेटिव पर जाकर खत्म हो जाती है। तो जब दो आवेशों के मध्य जो क्षेत्र बनता है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। वहां क्या बन रहा था आपका? चुंबकीय क्षेत्र बनता था और यहां पर क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब कई चीजों का थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान होने लगा है। तो ये क्या बन रहा है आपका? विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र के अंदर भी क्या पाई जाएगी? बल रेखाएं पाई है। लेकिन ये कौन सी बल रेखाएं हैं? विद्युत बल रेखाएं। वहां पर कौन सी थी? चुंबकीय बल रेखाएं थी, चुंबक की वजह से उत्पन्न हो रही थी। और यहां पर किसकी वजह से? आवेश यानी विद्युत की वजह से उत्पन्न हो रही है। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स। तो जब कोई आवेशों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें जो पाई जाने वाली विद्युत बल रेखाएं, उन्हीं की संख्या को क्या बोला जाता है? इनकी संख्या को क्या बोलेंगे हम? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर है? आ गई चीज समझ में? वहां पर क्या बोल रहे थे? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोल रहे थे हम? चुंबकीय फ्लक्स। और यहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे हम? विद्युत फ्लक्स। दोनों चीजों में समझ में आ गया। दूसरी चीज यहां पर उसका प्रतीक चिन्ह मैंने क्या बताया था? फाई बताया था। इसका प्रतीक चिन्ह सीधा ही क्या होता है? फाई तो किसको दिखाएगा? फ्लक्स को। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत की, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो फाई ई इसका प्रतीक चिन्ह होता है। फाई के द्वारा किसे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है, आपके विद्युत फ्लक्स को डिनोट करोगे। क्लियर है? आ गई चीज समझ में? अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है, बुक में घूमो खूब, कहां पे भी ढूंढो। कल हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपका विद्युत फ्लक्स है, क्या है? विद्युत फ्लक्स है। इसका मात्रक क्या होता है? आपको विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक निकाल के लाना है। देखो बच्चे मैक्सिमम कौन सा आंसर दे के आते हैं? वेबर ही देके आते हैं इसका भी आंसर। बच्चों को पता ही नहीं होता कि विद्युत फ्लक्स क्या है और चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो आपको विद्युत फ्लक्स का क्या ढूंढ के लाना है? मात्रक ढूंढ के लाना है कि जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है। तो यहां पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स देख लिया, साथ में विद्युत फ्लक्स देखा है। अब देखो इसकी एक आणविक थ्योरी और चल, क्या हो रहा है? इसके बाद में आता है आपका जो वेबर की आणविक थ्योरी। देखो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल लास्ट टॉपिक आज का, वेबर की आणविक थ्योरी। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको केवल इतना सा बताया जाता है कि ये किसकी थ्योरी है? चुंबक की आणविक थ्योरी क्या होती है। लेकिन इसने दिया किसको था? वेबर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? वेबर की आणविक थ्योरी कहा जाता है। देखो वेबर की आणविक थ्योरी क्या कहती है हमें? ये थोड़े छोटे छोटे से कंसेप्ट है जिनके बारे में एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो आपकी वेबर की आणविक थ्योरी है इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक लोहा चुंबक होता है क्या? नॉर्मल अवस्था में चुंबक बन सकता है क्या? नहीं ना।
तो प्रत्येक लोहे के टुकड़े में क्या होते हैं? चुंबकीय गुण होते हैं। क्या होते हैं? चुंबकीय गुण तो होते हैं, किंतु वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? निरस्त करते रहते हैं या नष्ट करते रहते हैं। क्यों करते हैं नष्ट? क्योंकि वो व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं। यदि आपकी क्लास में मैं नहीं रहूं, सपोज करो मैं क्या हूं यहाँ पर एज ए बल की तरह काम कर रहा हूं, फोर्स की तरह काम करूंगा, क्योंकि यदि मेरी क्लास में मैं नहीं हूं तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग बैठेगा, एक मुंह इधर करेगा, एक मुंह उधर करेगा, एक मुंह उधर करेगा तो एक मुंह इधर करेगा। चारों दिशाओं में मुंह होंगे या नहीं होगा? कोई सिस्टमेटिकल तरीका होगा क्या? नहीं ना। मूवमेंट से लेकर हर चीज पे क्या होगा? अनडिसिप्लिनेट, मतलब अव्यवस्थित क्रम में पड़े रहेंगे। तो यही चीज होती है, जैसे ये कोई पदार्थ है तो इसमें जो चुंबकीय गुण है, जैसे ये एक NS है, ये एक NS है, ये क्या है? एक SN है, एक यहां पे आ गया NS है, एक यहां पे आ गया NS है, एक यहां पे आ गया SN हो गया। अर्थात इनका क्रम क्या है? अपने अकॉर्डिंग पड़े हैं। प्रत्येक लोहे के टुकड़े में क्या होंगे? चुंबकीय गुण तो होते हैं, किंतु वो क्या रहते हैं? अव्यवस्थित क्रम में पड़े रहते हैं। जब तक कि उन पर एक गाइड काम नहीं करेगा तब तक वो क्या रहेंगे? सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रहते हैं। तो इसकी वजह से वो चुंबकीय गुणों को, जैसे ये चुंबक इसके गुण को नष्ट कर देगी, ये इसके गुण को नष्ट कर देगी। तो हमें लोहा किसकी तरह लगता है? विचुंबकित लगता है, बिना चुंबक की तरह काम करता है। लेकिन यदि मैंने गलती से इस पे कौन सा बल लगा दिया? एक चुंबकीय बल लगा दिया। कैसे लगा दिया? जैसे सपोज करो ये लोहे का टुकड़ा था और लोहे के टुकड़े पर मैंने क्या लगा दी? कोयल लगा दी, और इस पे क्या करूंगा? प्लस माइनस करूंगा। तो मैंने क्या बल लगा दिया? एक बल लगा दिया इसके ऊपर। लगाया है या नहीं लगाया? जैसे ही मैंने इसके ऊपर बल लगाया तो इसके प्रत्येक चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित क्रम में जम जाएंगे, एक व्यवस्थित ढंग से चलना शुरू हो जाएंगे। अर्थात यही चीज इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? NS, दूसरा NS, तीसरा NS। इधर से देखोगे तो इसी तरीके से NS, इसी तरीके से N और S, और इसी तरीके से N और S। अर्थात एक सुव्यवस्थित ढंग से क्या हो जाएंगे? वो सिस्टमेटिकल तरीके से क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। तो वो क्या करना शुरू कर देंगे? एज ए मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो ये थ्योरी है यही क्या कहलाती है? हमारी आणविक थ्योरी कहलाती है। किसकी थ्योरी कहलाती है? वेबर की आणविक थ्योरी कहलाती है। कि इसकी वजह से जब लोहे के टुकड़े पर एक चुंबकीय बल लगाया जाता है तो उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं, और एज ए किसकी तरह काम करना शुरू कर देती है? वो मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देती है। तो इसे बोला जाता है वेबर की आणविक थ्योरी कहा जाता है। क्लियर है? तो जब तक लोहे के टुकड़े पर हम कोई चुंबकीय बल नहीं लगाते तब तक वो किसकी तरह काम नहीं करता? चुंबक की तरह काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके चुंबकीय गुण क्या होते हैं? अव्यवस्थित क्रम में इधर उधर पड़े रहते हैं और एक दूसरे के गुण को क्या करते रहते हैं? नष्ट करते रहते हैं। क्लियर है? आज की क्लास सभी बच्चों को पसंद आई? किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। अभी किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी चीज हो तो बताओ मेरे को। है क्या कोई चीज डाउट? नहीं ना। आशा करता हूं सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का सभी विद्यार्थियों को फायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी ALP की तैयारी कर सकें।